नमस्कार, मैं विकास टेकरे आप सभी का स्वागत करता हूं द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और आइए जानने का प्रयास करते हैं एमए के एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के बारे में। हम बात करेंगे सबाल्टर्न या फिर उपाश्रयी दृष्टिकोण के बारे में। अगर आप एमए के द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है। मैं पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा का स्टूडेंट हूं और एमए सेकेंड सेमेस्टर का छात्र हूं। दोस्तों, इतिहास के इस उपाश्रय दृष्टिकोण को समझने के लिए हम आज कुछ अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। मैं खुद पढ़ने वाला हूं और कोशिश करूंगा कि आपको भी समझाने का प्रयास करूं। उम्मीद करता हूं कि मैं अपने काम में सफल रहूंगा और यह भी उम्मीद करता हूं कि आप आखिर तक मेरा साथ देंगे। हमारी जानकारी होगी इतिहास लेखन की इस किताब के जरिए और इसके लेखक हैं डॉक्टर एस एल बरी। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ उपाश्रयी या फिर सबाल्टर्न दृष्टिकोण क्या होता है। उपाश्रयी या फिर सबाल्टर्न, इसे जनवादी लेखन भी कहते हैं। जनवादी से आप समझ गए होंगे, जन और वादी, जिसका पक्ष जन की ओर हो वह जनवादी कहलाएगा। जन का मतलब होता है जनता, खास तौर पर निम्न तबके की जनता। दोस्तों, सबाल्टर्न विचारधारा में उन इतिहासकारों का मुख्य भाग है जो निम्न तबके के मजदूर, किसान, खेतीहर मजदूर या फिर महिलाएं, दलित, पिछड़े वर्ग के बारे में अपने इतिहास में स्थान दिए। उन्हें सबाल्टर्न या फिर जनवादी इतिहास लेखक कहे गए। भारत में रणजीत गुहा ने इसकी शुरुआत की और उनके साथी लेखकों ने इसे आगे बढ़ाया। हम समझने का प्रयास करेंगे कि सबाल्टर्न दृष्टिकोण में किस प्रकार से इतिहास लेखन हुआ और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी और इन्होंने किस तरह से इसे आगे बढ़ाया। दोस्तों, उपाश्रयी लेखन के दृष्टिकोण के अंतर्गत यह सिद्धांत प्रकाश में आया है। आधुनिक युग का यह तकाजा था कि इतिहास लेखन के क्षेत्र में एक नया सिद्धांत सबाल्टर्न आया। इसे सीजे जनवादी लेखन, सबाल्टर्न थ्योरी भी कहा जाता है। इस दृष्टिकोण के जनक रणजीत गुहा व उनके साथी लेखक माने जाते हैं, जिनका उद्देश्य गरीब, किसान, खेतीहर मजदूर व नारी समाज को समाज की मूल धारा में लाना था। अब हम यहाँ जानेंगे कि किस तरह से सबाल्टर्न दृष्टिकोण का जन्म हुआ भारत में। हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कुल 6 बिंदुओं के जरिए। उसके बाद हम समझेंगे इनका इतिहास लेखन किस प्रकार से था। दोस्तों, मैं आपको डिटेलिंग पॉइंट्स की नहीं बताऊंगा। दरअसल यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है। हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से हम चीज़ों को थोड़ा समझकर बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं। देखिए, मैं और आप दोनों ही एमए के सेकंड सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं। हम एमए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के स्तर पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक इतिहासकार की तरह सोचना होगा। अगर हम कॉपी पेस्ट करते रहे तो हम एमए तो बहुत अच्छे से पास कर लेंगे, लेकिन इसके बाद हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि इसके बाद आप में से या फिर मैं इतिहास में पीएचडी करने का विचार करेंगे या फिर कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी जैसे एग्ज़ाम्स को टारगेट करेंगे। इनमें होता है एसे राइटिंग, इनमें होता है रिसर्च पेपर की तरह अपने दिमाग को दौड़ाकर लिखना। इसीलिए अगर हम आज से ही अपने दिमाग में विचार करना प्रारंभ करेंगे, आज से ही अपने दिमाग को एक ज़्यादा सोचने वाला दिमाग बनाने पर मजबूर करेंगे, तो हम आगे बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। कहते हैं ना, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में इन पॉइंट्स को समझने का प्रयास करेंगे। मैं इन्हें आपको कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा एक दूसरे से, और फिर उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह से इनकी डिटेलिंग आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला बिंदु आता है अंग्रेजों का साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। अंग्रेजों का साम्राज्यवादी दृष्टिकोण क्या था? साम्राज्यवादी दृष्टिकोण या उपागम पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ। आप एमए सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, साम्राज्यवाद क्या होता है? साम्राज्यवाद यानी कि किसी के क्षेत्राधिकार में उसकी इजाज़त के बगैर कब्जा कर लेना साम्राज्यवाद कहलाता है, और अंग्रेज़ों की यह आदत थी। उन्होंने भारत पर अधिकार किया। अब आपके घर में कोई कब्जा कर लेगा तो आप क्या करेंगे? आप उसका विरोध करेंगे।
इसी तरह से अगर आपके घर में किसी ने कब्जा कर लिया है तो आपका प्यार है किसके प्रति? अपने घर के प्रति। इसी तरह से अगर आपके देश में किसी ने कब्जा कर लिया तो आप उसका विरोध करेंगे। अगर आप सीधा विरोध नहीं कर सकते हैं तो आप इनडायरेक्टली विरोध करेंगे। आपका प्यार है आपके देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, तो आप हुए राष्ट्रवादी, क्योंकि आप अपने देश से प्यार करते हैं। और जब आप अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए लिखेंगे तो वह कहलाएगा राष्ट्रवादी लेखन। तो यहाँ पर राष्ट्रवादी लेखकों का उदय हुआ क्योंकि वे अंग्रेजों की साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के विरोधी थे। अब इसके बाद जब इन्होंने लिखना प्रारंभ किया तो इन्हें समझ में आया कि भैया हमारे में बहुत सारी कमी है, हम केवल अंग्रेजों के विरोध में लिख रहे हैं, हम ये तो बता ही नहीं रहे हैं कि हमारी क्या स्थिति है, क्या हम पहले से बहुत अच्छे थे या फिर हमारी पहले भी निर्धन स्थिति थी। तो फिर इन्हें समझ में आया कि भारतीय इतिहास में बहुत सीमित दृष्टिकोण है, हम पहले भी सिर्फ राजा महाराजाओं पर लिखते रहे, अब वो ख़त्म हुए तो हम सिर्फ अंग्रेज़ों पर लिख रहे हैं, हम सिर्फ हमारे कुछ समाज सुधारकों पर, कुछ बड़े फ्रीडम फाइटर्स पर लिख रहे हैं, समाज का निम्न तबका कहाँ गया? इसी को ध्यान में रखकर सबाल्टर्न दृष्टिकोण का जन्म हुआ। फिर इसके बाद इन्होंने यह देखा कि राष्ट्रीय आंदोलन जो हो रहा है, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, वे निम्न वर्ग की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि राष्ट्रवादी लेखकों ने तो सीधे अंग्रेजों के खिलाफ लिखा, बड़े बड़े नेताओं के बारे में लिखा, उन्होंने इतिहास का सीमित दृष्टिकोण कर दिया। जब उन्होंने समाज के निम्न तबके के बारे में नहीं लिखा तो किसी को प्रेरणा नहीं मिली और राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न वर्ग की उपेक्षा हो गई। दोस्तों, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में क्या होता था कि हमारे नेता जो चाहते थे कि हमें आज़ादी जल्द से जल्द मिले, हम तो 1929 में ही आज़ाद होना चाहते थे। कांग्रेस ने 1929 में लाहौर अधिवेशन के जरिए स्वतंत्रता घोषित कर दी थी, लेकिन मिली हमें 1947 में। हमारे नेता जल्द से जल्द आज़ादी के चक्कर में उन्होंने आम आदमी में अपनी पैठ जमाने के बजाय उन लोगों में अपने विचार भेजे जो ज़्यादा लोगों को कवर करते थे। उदाहरण के लिए गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने जो बड़े बड़े जमींदार थे, बड़े बड़े सामाजिक सुधार नेता थे, प्रभावशाली लोग थे, उनमें अपना प्रभाव जमाया। अब जब आपकी क्लास के कैप्टन को किसी ने अपने पक्ष में कर लिया और आपका कैप्टन ने आकर बोला कि चलो मेरे पीछे, तो आप तो चले जाएंगे क्योंकि आपको विश्वास है अपने कैप्टन पर। अब वो सही जगह ले जाता है या गलत जगह, ये आपके कैप्टन पर निर्भर है। तो इस तरह से गांधी जी और कुछ बड़े नेताओं ने जो जागीरदार थे, जमींदार थे, प्रभावशाली लोग थे, उन पर अपना प्रभाव छोड़ा और उनके जरिए आम जनता को स्वतंत्रता संग्राम में कुदाया। लेकिन उनका सीधा प्रभाव आम जनता पर नहीं था। हालांकि अहमदाबाद मिल में मजदूरों के साथ गांधी जी ने आंदोलन किया, बारदोली सत्याग्रह हुआ, चंपारण में वे आंदोलन करने गए नील मजदूरों के साथ में। लेकिन इसमें ये कह सकते हैं कि कुछ चुनिंदा जगहों पर उन्होंने छोटे और निम्न तबकों के लोगों के साथ दिया, जबकि हर समय वे प्रभावशाली लोगों से घिरे रहे। अब इसके दो मतलब निकलते हैं। क्या निकलते हैं? पहला मतलब तो ये निकलता है कि गांधी जी का इससे किसानों और मजदूरों पर सीधा प्रभाव नहीं था। सीधी बात है, जब वे जमींदार और प्रभावशाली लोगों से घिरे रहे तो उनके पास समय ही नहीं था मजदूर और किसान के पास जाने की। अब इसका दूसरा पॉइंट निकल जाता है कि आप कह सकते हैं कि गांधी जी और कांग्रेस ने किसानों और मजदूरों के हितों की उपेक्षा की, क्योंकि उस समय जो कांग्रेस थी वही गांधी थे और जो गांधी थे वही कांग्रेस थी। तो गांधी जी ने उपेक्षा की तो कांग्रेस ने उपेक्षा की। अब आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, अब 50 के साथ आपकी दोस्ती तो नहीं हो सकती ना। 50 में से 4-5 आपके अच्छे दोस्त होंगे, मान लीजिए 49 भी आपके अच्छे दोस्त हैं, तो एक आपका अच्छा दोस्त नहीं है, आपकी सभी से अच्छी नहीं बन सकती। अब एक स्टूडेंट की कल्पना कीजिए, आप क्लास में जाते हैं, आप किसी से बात नहीं करते, आप अपना लेक्चर लेते हैं और घर चल जाते हैं, दूसरे दिन फिर लेक्चर लेते हैं, फिर घर आ जाते हैं। अब इसके दो मायने निकलेंगे, या तो आपका उन पर प्रभाव नहीं है और उनका आप पर प्रभाव नहीं है, और दूसरी बात ये निकल जाएगी कि आप उनको हल्के में लेते हैं, आप एटीट्यूड में हैं, आप उनकी उपेक्षा कर रहे हैं।
तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अब इसे एक पैसेज के रूप में, एक व्याख्या के रूप में, या फिर 4 लाइनों में इन 6 पॉइंट्स को समझने की बात करते हैं तो वो ये है कि अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रवादी लेखकों का उदय हुआ। उन्होंने राष्ट्र के प्रति इतिहास लेखन किया और फिर उन्हें यह लगा कि भारतीय इतिहास का सीमित दृष्टिकोण है। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन हुए, किंतु उन्होंने निम्न वर्ग की ओर ध्यान नहीं दिया। गांधी जी का किसानों और मजदूरों पर सीधा प्रभाव नहीं था और उन्होंने इनकी उपेक्षा की। ये 6 पॉइंट हो गए। अब आप बोलेंगे कि इस तरह से पेपर में नहीं लिख सकते, तो अब इसकी डिटेलिंग कैसे करेंगे? तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं अंग्रेजों का साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। इसे आप लिख सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारत के अधिकार क्षेत्र में व्यापार कंपनी के जरिए अपना व्यापार आगे बढ़ाया और धीरे धीरे भारत के क्षेत्र और संप्रभुता पर, माफ कीजिए, भारत की अखंडता और संप्रभुता पर अधिकार कर लिया। इसके साथ ही अंग्रेजों ने भारत में अपनी साम्राज्यवादी नीति का विस्तार किया। इसके विरोध में राष्ट्रवादी लेखकों का उदय हुआ। अब आप दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं, भारत में राष्ट्रवादी लेखकों ने अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति की कठोर निंदा की और इसी के साथ में भारतीय राष्ट्रवादी लेखकों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को चिंगारी प्रदान की और इस तरह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्थापना या फिर पुनर्लहर प्रारंभ हुई। तीसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं भारतीय इतिहास का सीमित दृष्टिकोण। भारतीय इतिहास राजा महाराजाओं तक लिखा गया। यह सही बात है या फिर यह उचित है कि इसने हमारे गौरवपूर्ण इतिहास की गाथा है, परंतु इस प्रकार के इतिहास लेखन में निम्न वर्ग का अभाव है, उनकी अवहेलना की गई। इस तरह से आप किसी भी विषय में केवल पॉइंट्स को समझिए, उसके अंदर के कुछ फैक्ट को याद कीजिए जो ज़रूरी है, बाकी चीज़ों को अपने दिमाग से लिखिए। दोस्तों, क्योंकि आप इतिहास के एमए सेमेस्टर में हैं, अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको भविष्य में काम आएगा। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप कॉपी पेस्ट करते ही रह जाएंगे, क्योंकि ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। इसीलिए पॉइंट्स को समझिए और अंदर की डिटेलिंग खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। इससे आपके अंदर कौशल विकसित होगा जो आपकी आगे की परीक्षाओं में काम आएगा। अब इसके बाद हम उपाश्रयी सावल्टन दृष्टिकोण देखते हैं, यानी कि इनके क्या विचार थे और किस तरह से उपाश्रयी दृष्टिकोण ने काम किया। पहला, किसान मजदूरों का आंदोलन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष। यहाँ पर बताया गया है कि किसान और मजदूर अपना अलग से आंदोलन कर रहे थे, किसी भी बड़े राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम या पार्टी का समर्थन इनको नहीं था। 12 नंबर पर आता है मार्क्सवादियों पर प्रहार। उपाश्रयी दृष्टिकोण के लोगों ने मार्क्सवादियों पर प्रहार किया है। मार्क्सवाद मूल रूप से वह विधा है या फिर वह दृष्टिकोण है जिसमें कहा जाता है कि किसी भी दुर्घटना, माफ कीजिए, किसी भी ऐतिहासिक घटना के पीछे मूल कारण आर्थिक कारण होता है। मार्क्सवाद कहते तो थे कि हम समाज के सभी वर्गों को लेकर चलते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 7 नंबर पर आता है अभिजातवादी लेखन को नकारना। इन्होंने अभिजातवादी यानी कि भारत के प्राचीन इतिहास लेखन और अंग्रेजों के इतिहास लेखन को पूर्णतया नकारा है। 10 नंबर पर आता है दलित एवं उत्पीड़ित वर्ग के लिए लेखन। जैसा कि इनका उद्देश्य ही था कि ये निम्न वर्ग, दलित वर्ग, महिलाओं के लिए लिखेंगे, जो इनका उद्देश्य था। इसी के साथ आप प्रमुख उपाश्रयी सावल्टन या जनवादी लेखकों को देख सकते हैं। इनके जो प्रमुख लेखक थे, शुरुआत करने वाले थे, वो थे रणजीत गुहा, सुमित सरकार, इनके साथ थे आरसी दत्त, साहित्य जमीन और ज्ञान पांडे जैसे लेखक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इन लेखकों के नाम का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। यह ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा जा चुका है और आप ऐसा पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सावल्टन या फिर जनवादी लेखक है बताइए, या फिर आप कंक्लूजन में इनके बारे में लिख सकते हैं कि उपाश्रयी दृष्टिकोण का मूल उद्देश्य समाज के निम्न वर्ग का नेतृत्व करना था। सुमित सरकार, आरसी दत्त, रणजीत गुहा, साहित्य जमीन, ज्ञान पांडे जैसे सावल्टन या जनवादी लेखकों ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया और निम्न वर्ग के सिद्धांतों को या फिर इनके विचारों को आगे बढ़ाया। लेकिन इनकी कई सारी आलोचनाएं भी आपको देखने को मिलेंगी,
यह केवल एक टॉपिक था, एक दृष्टिकोण था जो अध्याय 1 के अंतर्गत था। अब अध्याय 2 का नाम ही है सबाल्टर्न या उपाश्रयी दृष्टिकोण। तो अध्याय 2 में हम इस विषय को और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो इस तरह से मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं आपको समझा पाऊँ। अगर मैं कामयाब रहा तो अच्छी बात है, और नहीं रहा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं और कोशिश करूँगा ताकि बेहतर से बेहतर तरीके से हम समझ सकें। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। डेल कार्नेगी कहते हैं, आप जो करने से डरते हैं उसे ज़रूर करिए और करते रहिए। अपने डर पर विजय पाने का यही सबसे पक्का और असरदार तरीका है। एक बात कही जाती है कि अपने आप से कहो, मुझे वही करना है जो मैं नहीं कर सकता। इसीलिए जिस चीज़ से आप पीछे भाग रहे हैं उससे पीछे मत भागिए, वरना वो आपके लिए बहुत बड़ी कमज़ोरी साबित होगी। फिर मिलेंगे अपने किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।